नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। इस पे लेटेस्ट अपडेट ये आने वाला है जो खास के 15 तारीख जो 15 जुलाई है। इसमें एक हेयरिंग है इनकी, और हेयरिंग कहाँ पे है? एनसीएलटी को लेकर के। एनसीएलटी में इसके ऊपर जो चल रही है इनका आईवीसी को लेकर के, बाकी सारी चीज़ों को लेकर के उस पर चर्चा होने की विचार आएगी। चलिए आज इसी स्टॉक पे जानने के प्रयास करेंगे। जो कंपनी फिलहाल आईबीसी में है, बेसिकली ये कंपनी के डेटा देखने को नहीं मिली आईबीसी में। इसकी जो मेन कंपनी है वही आईबीसी में देखने को मिला। तो क्या इसकी पोटेंशियल बनती नजर आती है लगातार? क्योंकि एक साल के चार्ट में ये देखने को मिला, स्टॉक ने 200% का जंप कर लिया। 6 महीने में लगातार थोड़ा सा जंप था, लेकिन जंप तो था, लेकिन बाद में थोड़ा सा गिरावट का माहौल बनती नजर आई स्टॉक को लेकर के। आखिर इसकी पोटेंशियल क्या बनती नजर आती है? जहां पे देखा गया कि 5 सालों में स्टॉक लगातार करीब करीब 850% जंप कर चुका है। तो आखिर इसके पीछे के कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या क्या चीज़ें हैं इस कंपनी को लेकर के। जो कंपनी जयप्रकाश पावर एंड वेंचर्स है, जिनके शायद थर्मल पावर प्लांट्स, और कहती है हमारे पास काफ़ी सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, और वो कहती है कि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट पे काम करती है। इनमें एक ही चीज़ देखने को नहीं मिली जो कि आजकल सोलर पावर्स और विंड पावर की बात करती नजर आती है कंपनियां सब। तो वहाँ पे इनकी मुझे लगता है कि लिस्ट ऑफ कंपनी, लिस्ट ऑफ जो बिजनेसेस हैं वो आप पावर जनरेशन में जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स की तरफ चर्चा करें तो हाइड्रो पावर में कहती है हमारे पास क्या क्या है। कहती है एक तो प्रोजेक्ट में यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिला। तो एक विष्णु प्रयाग में एक प्रोजेक्ट देखने को मिलती है। इनके पास एक ऑपरेशंस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट। दूसरी तरफ देखें तो एक थर्मल पावर प्लांट्स में इनके पास भी इंफॉर्मेशन है, और वो कहती है हमारे पास कहाँ कहाँ पे। कहती है एक तो वीना थर्मल पावर प्लांट्स है, 500 मेगावाट्स बनाती हैं। इसके बाद कुछ और जहाँ पे देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे, और दूसरा कुछ ऐसा निकल के आती है कि नहीं निकल के आती है। तो फिर कहती है एक निक्रियस थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि 2 × 260 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। साथ में और कुछ प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो और डिटेल्स में हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए, और वो क्या कहती है इसके बारे में। बस 2 ही पावर प्लांट देखने को मिलती नजर आती हैं वेबसाइट्स पे। बाकी आखिर क्या है इसको लेकर के? आखिर 2 पावर प्लांट्स जो थर्मल पावर में, एक निकल के आती है हाइड्रो पावर में। आखिर इतनी 3 पावर प्लांट्स को लेकर के इनका जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर के, आखिर क्या क्या है, क्या और आगे कुछ कर सकती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, जयप्रकाश पावर जो कि जयप्रकाश एसोसिएट्स की जो ग्रुप्स हैं उसकी कंपनी की ग्रुप के अंदर आती थी। इसके करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तो नियरली 18 रुपये के आसपास आती है, 18 18.5 के आसपास, जो कि अभी भी काफ़ी हाई पोटेंशियल के साथ कामकाज करती है। क्योंकि पता है ना कंपनी की आईबीसी में है तो कोई ना कोई बीडर मिलेगा, अच्छी कंपनी है तो बीडर मिलेगा। तो आईबीसी में रहने का रीजन भी पता है क्या होता है? ऑलमोस्ट क्या होता है, डेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर चुका नहीं पाते हैं। तो फिर जो डेटर्स होता है और जो उनके बाद साथ जो क्रेडिटर्स होता है वो उनके ऊपर क्लेम करता है कि भाई आप मुझे पैसा दे दो। पैसा नहीं मिलता तो फिर उनकी कंपनी को आईबीसी में कुछ सामान बेचने को, कुछ करने को, ऐसे प्लान चलती रहती है, जिसको कहते हैं रिलेशन प्रोफेशनल जो हैं इसको तोड़ जोड़ करने का प्रयास करते हैं। चलिए, जहाँ पे देखा गया कि इस जो करंट मार्केट प्राइस है वो 3 एस्पेक्ट से बनती है। पहला इज द फंडामेंटल, सेकंड इज द टेक्निकल, और तीसरा जो सेंटिमेंटल होता है वो कहते हैं उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं उसको। और ये जो मार्केट की करंट प्राइस है ये मार्केट में ट्रेडिंग होने वाली, पल पल में चेंज होने वाली प्राइस होती है, जो डिपेंड करता है सेंटिमेंटल और टेक्निकल के ऊपर। और ये दोनों की बेस कहाँ से बनती है? कंपनी के बिजनेस मॉडल से बनती है, जिसको कहते हैं कंपनी की बेस मानिए, बेसमेंट मानिए, बिजनेस मॉडल को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर हमने देखा इनके पास पावर प्लांट्स हैं, और उसकी बुक वैल्यू क्या करती है कंपनी की बुक वैल्यू निकल के आती है 16 रुपये 60 पैसे। यदि इनके हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल क्या निकल के आती है? यदि बुक वैल्यू इनकी 16 रुपये पे है, मार्केट 18 रुपये के आसपास था, पोटेंशियल तो और बनती नजर आती है ना, मतलब प्राइस नियर अबाउट द सेम है। क्योंकि इसके जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, अर्थात जो अंडरलाइनिंग एसेट्स हैं इनकी, अर्थात जो जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो इनकी प्राइस निकल के आती है 25 रुपये के आसपास।
और बुक वैल्यू क्या आती है 16 रुपये के आसपास, करंट मार्केट प्राइस क्या था 18 के आसपास। इन सब के पीछे क्या है, फेस वैल्यू है 10 रुपये का। तभी ये ओवर वेटेज नहीं हुआ है, इसको प्राइस को देखने से लगता है, लेकिन क्या उसका हकीकत कितना कहती है, वो डिपेंड करता है कहाँ से, वो डिपेंड करता है स्टॉक की पी से। और स्टॉक की पी, ये समरी सबके सब समरी डेटा की बात कर रहा हूँ। स्टॉक की पी डिपेंड्स करती है अर्निंग पर शेयर से, और सारा का सारा डिपेंड होता है प्रॉफिट के ऊपर। आखिर प्रॉफिट यदि ज़्यादा है कम है, तो वहीं पे उसके बेसिस पे करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करके देखा जाता है कि स्टॉक की पी बेसिकली क्या कहती है। तो कई बार कुछ दफ़ा तो अच्छी पोजीशन पे दिखती है, प्रॉफिट जो पी है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कई बार कुछ कम हो जाता है, जो किसके, इंडस्ट्रियल के पी से। जो एवरेज इंडस्ट्रियल की पी है उससे कई बार कम हो जाता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे देखने को ये मिलती है, जो अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिसको चेक करने के पर्पज के लिए, जहाँ पे आप किसी भी बैलेंस शीट, किसी भी तरीके का बैलेंस शीट को या पीएल को आप चेक करने का प्रयास करेंगे, अलग अलग एक्सपेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आप उसको अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं, आखिर उसमें क्या है, क्या नहीं था, क्या हो गया। तो यहाँ पे देखा गया कि अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 50 पैसे के नियर अबाउट निकल के आई है। उसके बेसिस पे क्या हुआ, जो स्टॉक की प्राइस है फिलहाल, तो वो क्या निकल के आती है, नियरली स्टॉक की पी 9 रुपये के आसपास कहता है, लेकिन इंडस्ट्रियल की पी कहता है 40 रुपये के आसपास। यदि इनको 4.5 गुना कर दिया जाए, कितना, 4.5 गुना, अर्थात 450% तो होगा ना। नियरली यदि 450% कर दिया जाए तो 18 चौक कितना होता है, नियरली 72, मैं कहता हूँ 72, 75 से 80, नियर अबाउट इतना तो जा सकता है, यदि इसके बेसिस पे ये कामकाज करती है, ये इंडिकेटर के हिसाब से कामकाज करती है। लेकिन ये इंडिकेटर एक करेक्ट इंडिकेटर्स नहीं है, और भी ढेर सारे मार्केट में जो इंडिकेटर्स हैं इसको लेकर के देखा जा सकता है एक फंडामेंटल को। दूसरा एस्पेक्ट निकल के आता है जिसको कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। आखिर कंपनी के पास जो लायबिलिटीज थी, जो बोरोइंग्स थी, उसकी क्या कैपेसिटी रही, तो वो कहती है 0.37% के आसपास है, 37% के आसपास, नियर अबाउट कहते हैं 37% क्या है, इक्विटी के बेसिस पे इसका बोरोइंग्स पड़ा हुआ है। कई दफा मैंने ये भी देखा कुछ कंपनियों के अंदर, जो उन्होंने बोरोइंग्स तो ठीक है थोड़ा नहीं दिखा है, लेकिन उन्होंने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दिखा दे काफी अच्छा खासा। उसके क्रम में आप जा करके देख सकते हैं, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में कोई भी डेट्स नहीं है उस कंपनी के अंदर, मैं चर्चा क्यों, क्योंकि मैं रिसेंटली भी रजिस्टर किया, मुझे याद है उसके अंदर कोई भी आपको डेट डेट टू इक्विटी नहीं मिलेगा, मतलब सब डेट्स फ्री है। लेकिन उसकी करंट देखेंगे ना, करंट काफ़ी हैवी देखने को मिला, अदर जो लायबिलिटीज है ना काफ़ी ज़्यादा है, उसको आप आकलन करके देखिएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं हम इस एक्सपेक्ट को लेकर के, हमने इसको देखा। करंट रेशियो के बारे में पता होगा, करंट रेशियो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की एक समरी डेटा निकलते हैं, इसको रेशियो कहते हैं। तो 1.82 के आसपास निकल के आती है, यहाँ पे जो थोड़ा सा हैवी निकल के आती है। अब एक डिमेरिट की बात है यहाँ पे, इस कंपनी में प्रमोटर के साइड से एक डिमेरिट की बात है, पता क्या है डिमेरिट क्या है, एक बड़ी सी डिमेरिट, जो कंपनी के प्रमोटर्स ने इस शेयर को, जो 24% की होल्डिंग है, उसको यहाँ पे क्या किया, प्लेस कर रखी है। कितना, 80% की, 24% का 80% उन्होंने प्लेस करके कुछ और काम कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, या उस पैसे को कुछ और यूटिलाइज कर रहे होंगे। मतलब इनको यहाँ पे कंपनी को लगता है कि वो इंटरेस्ट वगैरह बना नहीं है, चलता नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी इनकी प्रोजेक्ट पूरे के पूरी सब कंपनी ही आईवीसी में चलती है, काफ़ी लोन था उनके पास पहले, अब जाके धीरे धीरे लोन उनका सेटअप होती नजर आती है। तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा ना, चाहे एसेट्स की बात को लेके या देखा जाए तो अब आते हैं इसकी, आरओसी कहती है 14 पॉइंट की, आरओई आरओई कहती है 12.8 का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं आज तक में। और मार्केट कैप के बारे में पता होगा, ये सिंपल कैलकुलेशन होती है, सब के सब यहाँ जो समरी है वो कैलकुलेटेड बेस है। नंबर ऑफ शेयर को करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट की कैप निकल जाती है। तो ये एक एस्पेक्ट था लेकर के।
अब एक एस्पेक्ट जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर पहले बनाया था, फिलहाल मैंने हटा दिया क्योंकि अब सब के सब रिजल्ट जो है ना, क्वार्टरली भी रिजल्ट आने लगी है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में वो जो एक्सपेक्ट हमने फॉर्मूला बनाया था वो वहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि वो ईयरली बैलेंस शीट का डेटा ईयरली होता है। ईयरली बेसिस पे वो फिर वो बैलेंस शीट और पीएल को कंपेयर कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा आकलन मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने एक इंडिकेटर जो बनाया था उसको मैंने फिलहाल यहाँ से हटा दिया है। चलिए, उसको इंडिकेटर को मैं यूज करूंगा वहीं पे जाकर के, आखिर क्या है इसका कुछ अपडेटेड डेटा मिल जाए तो। कंपनी बहुत पुरानी नहीं थी, 1994 में कंपनी बनी थी, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। ऑपरेट एट द कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट्स ग्रेडिंग्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ द थर्मल एंड हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे कामकाज करती नजर आई थी कंपनी। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए। चलते हैं हम पीयर्स की तरफ कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। दो तरह के पीयर्स लेते हैं, एक तो एनएससी पीयर्स क्या कहती है, और जो कि सबसे ज़्यादा एनएससी के डेटा के बाद मैं स्टडी करता हूँ कई बार कंपेयर करने के लिए, और एक इसकी पीयर्स क्या कहती है। इसकी पीयर्स में देखा गया कि नियरली जो कि पीयर्स है, टोटल 25 कंपनी का पीयर्स बनाया गया। जो स्कैनर के ऊपर की बात कर रहा हूँ, इसमें 40.2 का एवरेज निकल के आती है। उसमें यदि आकलन करेंगे तो जयप्रकाश पावर का सबसे निचले लेवल पे, अभी सबसे ज्यादा यदि पी के बेसिस पे कोई स्टॉक को यदि डिफाइन करना चाहे तो पी के बेसिस पे सबसे बेहतर नजर आती है, जिसका नाम है जयप्रकाश वेंचर। आखिर कितना हद तक ये पोटेंशियल मार्केट को है या नहीं है, जो देखने वाली बात है, बिजनेस मॉडल से बात है। चलते हैं आगे, आगे क्या कहते हैं इसके बारे में। आगे क्वार्टरली डेटा देखा तो अभी तक मार्च तक का डेटा अपडेटेड है, और मार्च तक के डेटा में हम देखें तो सेल्स का हालचाल क्या है। सेल्स की हालचाल में ये देखने को मिली, जो उनकी किसी क्वार्टर में अच्छी हो जाती है, किसी क्वार्टर में गिरावट हो जाती है। दिसंबर में अच्छा चला, मार्च में पिट गई, सितंबर में पिट गई, जून में अच्छी चली। अब यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रही लगातार, जो कई बार कुछ स्टॉक। इस क्वार्टरली डेटा का मतलब क्या है, जो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से, और जो कि फॉर्मूला हिसाब से क्यू ऑफ क्यू के हिसाब से क्या दिखती है स्टॉक्स, व्हाट, क्या पोटेंशियल बनती है, नहीं बनती है। एक क्यू और क्यू, एक दूसरा वाई वाई। वाई वाई क्या कहता है, क्यू वाई क्यू का कौन क्या कहता है, इसके हिसाब से फिर देखने को नजर नहीं आती है थोड़ा सा। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहती है हमारे पास कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहती है 48% की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48% ठीक है, अच्छी अच्छी नजर आती है। इनका अदर क्या हुआ, अदर में इनका इंटरेस्ट का बर्डन क्या हुआ, नियर अबाउट द सेम रहा। जो पहले थोड़ा सा ज़्यादा था वो थोड़ा सा कम होता गया, और अभी फिलहाल तभी पिछले क्वार्टर से ज़्यादा देखने को मिला। ओवरऑल क्या मिला, 588 करोड़ का प्रॉफिट बुक होती नजर आई। अर्थात अब मार्केट में क्या लग रही है, इससे पहले आप देखें तो मार्केट में कभी प्रॉफिट बुक नहीं किया इस तरह से। अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है स्टॉक को लेकर के। जो प्रॉफिटेबली नजर आई नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से, वो एक काबिलियत वाली चीज निकल के आती है। हम इसकी टेक्निकल ग्राफ की तरफ भी चलने का प्रयास करेंगे, एक नज़र चलेंगे, क्योंकि पहले हम यहाँ की एस्पेक्ट को ख़त्म कर लें, फिर चलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सेंटिमेंटल क्या कहना चाहता है इसके बारे में। जो सेंटिमेंटल पर हमने चर्चा किया था रिसेंटली, सेंटिमेंटल में इनके पास एनसीएलटी का एक 17 का डेट है, सॉरी 15 का डेट है, जो कि एक ध्यान देने वाली बात होगी। और जो आईवीसी में और भी कुछ अलग अलग कंपनियों की, इनकी ग्रुप्स कंपनी के ऊपर जो चलती नजर आई है अभी तक, उस पर ध्यान निकल के आएगी, ध्यान आकर्षित करने करती रहती है लोगों को मार्केट को लेकर। ईयरली डेटा में देखा गया कि ईयरली डेटा में लगातार, ठीक है, सेल्स बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ी। उसके बेसिस पे देखा गया कि टोटल प्रॉफिट में जो कभी कसी कंपनी नुकसान में चल रही थी वो प्रॉफिट में आ गई। उसका कारण क्या है पता है, उसका कारण देखा जाए तो कारण में क्या रहा, कारण में ये रहा जो इनका इंटरेस्ट का बर्डन काफी काफी ज्यादा था। अर्थात ये देखिए, जो करीब करीब 3-3 हजार करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। अर्थात इनके पास लोन की लायबिलिटी बहुत ज्यादा था, तो लोन बहुत ज्यादा ले लिए, प्रोजेक्ट चल नहीं रही थी, कुछ बड़ी मोमेंटल नहीं कर रही थी, से लोन सधाने में उनको दिक्कत आ रही थी, फिर उनको लोन को सेटअप करना पड़ा। इसलिए तो फिर आईबीसी में सारे बैंक वाले डिफॉल्ट हो गए, तो डिफॉल्ट हो गए होंगे जिनको, जिनका क्रेडिटर को लेकर के था।
इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ देखें, कुछ नज़र डालें सेल्स की तरफ, जो पिछले कुछ डेटा की कहती है, तो 10% से ज़्यादा देखने को मिली है। कंपाउंडेड प्रॉफिट भी नियर अबाउट तो बहुत ज़्यादा देखने को, टीटीएम में तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले तो थोड़ा सा एवरेज काफ़ी ज़्यादा था। स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार बढ़ती नजर आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखें तो ये भी थोड़ा सा गिरावट में रही है, एवरेज से कई बार गिरावट ही देखने को मिली। अब जिस एस्पेक्ट को हम बात करें ताकि इसका लायबिलिटीज को लेकर क्या होगा, तो लायबिलिटीज को लेकर के देखा गया कि इनकी रिजर्व सरप्लस में क्या होती है, रिजर्व प्लस और प्रॉफिट आती है, तो फिर उनमें तो सेटअप होती नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगी। अब हम आते हैं बोरोइंग्स को साइड में। कंपनी के पास जो बोरोइंग्स था, कम नहीं बहुत ज्यादा उन्होंने बोरोइंग्स ले लिया। 23,000 करोड़, 25,000 करोड़, 32,000 करोड़ लगातार इन्होंने जो बोरिंग्स थे, उसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे गिरावट आना चालू हुआ। अब खास के यहाँ 2020 के अंदर उन्होंने काफी सारा जो इनकी लायबिलिटी थी उनको सेटअप किया। इसलिए 20 के बाद आकलन रखेंगे तो मार्केट इसकी जो चार्ट नकल के हमने आई थी ना, देखने को मिला था ना, 5 साल में, तो 5 साल में इसलिए मार्केट जो जंप करती नजर आ रही है ना, उसका रीजन यही निकल के आता है, जो मार्केट में क्या हुई, इन्होंने अपनी लॉन्ग लायबिलिटीज को खत्म करती नजर आई। और ये कहाँ से लायबिलिटी खत्म करती, कुछ ऐसा आंकलन निकल के आती है कि फिक्स एसेट्स को क्या हुआ। तो देखिए सिंपल से देखने को ये मिलती है, जिनको जियो इनकी फिक्स एसेट्स थी, लोन लेने का मतलब दो तरह की चीज हो सकती है, या तो आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रहे हैं, या अपने फिक्स एसेट्स क्रिएट करने के लिए ले रहे हैं। तो फिक्स एसेट्स यदि क्रिएट किया कंपनी ने, तो यहाँ पे क्या था, जो 33,000 का निकल के आया था, वहां पे जैसे ही आप देखेंगे, यहाँ पे आके क्या होती है, इनकी सेटअप होती नजर आती है। तो जो 23,000 करोड़ का था लोन, वो यहाँ से सेट्स इन्होंने किया, और 23,000 करोड़ का सेटअप होती हुई थी, ये 15,000 करोड़ पे इनकी लाइबिलिटी वो सेट्स आ जाती है, और लाइबिलिटी को इन्होंने खत्म कर लिया ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा। और यहीं से इन्होंने लाइबिलिटी खत्म करना चालू किया, तो नियर अबाउट देखिए लाइबिलिटी क्या हुआ, लाइबिलिटी काफ़ी घट गया। जैसे डेट्स रेशियो घटा, तो फिर क्या हुआ, मार्केट को एक आशा हुई जो अच्छा ये अब जाके सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि इनकी जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई। इसीलिए यहाँ पे पता है क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पे जो पी देखने को मिला, सबसे कम पी वाला चीज एवरेज में, इसलिए देखने को मिला क्योंकि इनकी लायबिलिटी अब धीरे धीरे खत्म हो गई। लायबिलिटी खत्म होने का मतलब इनका जो लायबिलिटी एक्स्ट्रा जो बर्डन था लॉन लायबिलिटी को लेकर के, वो निकलती नजर आई। चलिए आगे जानने के प्रयास करते हैं, जहाँ पे डेटर्स का पार्ट इनका 1100 करोड़ के आसपास का है, 1186 करोड़ का है। 1186 करोड़ में देखा जाए इनका टोटल कितना का पार्ट था, प्रॉफिट कितना कहता है। अब प्रॉफिट के बेस पे देखिए इनका टोटल प्रॉफिट था कितना, 1022 करोड़ का, और लाइबिलिटी इनकी जो डेटर्स मार्केट में पड़ी हुई है 1100 करोड़ का अभी भी, अर्थात 1100 करोड़ में जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन होगी वो तो इसमें इंक्लूडिंग है ना। चलिए परसेंटेज, यहाँ के पीयर्स क्या कहती है, यहाँ पे पीयर्स को देखा जाए तो ये कहती है जो सबसे बड़े पीयर्स में स्टैंडलॉन में एनएलसी आती है, फिर अदानी ग्रीन आती है, एनएचपीसी आती है, जयप्रकाश जो 4th नंबर पे आती है। उसके बाद कंसुलेट डेटा कहती है इसके बारे में, जो सबसे नंबर 1 पे आती है एनएचपीसी, दूसरे नंबर पर अदानी ग्रीन्स, तीसरे नंबर पर रिलायंस पावर, चौथा नंबर पे आती है जयप्रकाश पावर वेंचर्स। उसके बाद ढेर सारा कंपनियां हैं, चाहे नाफा है, एसजेवीएंस हैं। तो यहाँ पे डेटा किस कंपनी का कहाँ तक अपडेटेड है उसके बेसिस पर डिपेंड करती है। ये हो सकता है कुछ डेटा 2023 तक का डेटा कैप्चर हो रहा हो, कुछ 24 का डेटा कैप्चर कर रहा हो। इसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसको मुझे लगता है कि इसके हिसाब से स्कैनर को ही प्रेफरेंस करना चाहिए, क्योंकि इसका फाइनेंशियल में देखने को ये मिलता है जहाँ पे 23 तक की इस कंपनी का अपडेटेड हो रखा है। तो ये इनका जो एनएससी का जो वीटा वर्जन है, मुझे लगता है कि बेकार बेकार बना रखी है। कोई ऐसा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न या बाकी बल्क डील के बारे में, लेकिन फाइनेंशियल के बारे में ये बिल्कुल ही लगता है कि इनकी डेटा कुछ
करेक्ट नहीं आती है, लगातार इसमें अब कुछ ना कुछ ग्लिच आती रहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे विप्रो करेक्ट आती है और वो क्या कहना चाहती है। उससे पहले एक नज़र सेंटिमेंटल में और कुछ अपडेट्स की तरफ है तो हम देखने का प्रयास करते हैं। इसमें सेंटिमेंटल में कुछ और लेटेस्ट अपडेट में देखने को ये मिला, जो इनके एक नॉमिनी डायरेक्टर था जो कि बैंक्स का लोन होगा ना, जिसका नाम है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक का लोन होगा, उन्होंने अपने नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया था और वो शायद क्या किया, वो रिजाइन कर दिया। ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन, चलिए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चलने का प्रयास करें। तो प्रमोटर्स के होल्डिंग जो है जून तक का अपडेटेड है, उसमें 24% की होल्डिंग है। रेस्ट जो 76% की होल्डिंग है वो किसके पास है, वो चली गई पब्लिक के पास। और इन दोनों में आपस में क्या कनेक्शंस रहा, कहाँ पर क्या हुआ, वो नज़र डालने का प्रयास करते हैं। आखिर इसका क्या हुआ शेयर होल्डिंग। तो ये शेयर होल्डिंग लगातार अभी मार्च 22 से लेकर के अभी तक सेम फिगर आउट में है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि प्रमोटर्स कौन है इसके प्रति, जयप्रकाश एसोसिएट्स इसके मेन प्रमोटर्स हैं, जिसके ऊपर भी काफ़ी सारा चल रहा है मार्केट को लेकर के एक्सपेक्टेशन, जहाँ पे इनकी भी आईबीसी में चल रही है काम, ये क्या होगा, रेगुलेशन का प्लान क्या है। यहाँ पे ये देखने को मिला जो प्रमोटर्स जयप्रकाश के बाद कुछ और निकल के आती है, तो ऐसा देखने को नज़र नहीं आती है। दूसरी तरफ चलते हैं इसके डीआई की तरफ और एफआई की तरफ। यहाँ पे एफआई की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं रही, लेकिन फिलहाल ये जून वाले क्वार्टर में आप देखेंगे तो जून वाले क्वार्टर में क्या कर रही है, यहाँ पे बढ़ाती नज़र आती है। खास के यहाँ से 23 के बाद उन्होंने दिसंबर में बढ़ाया, फिर उन्होंने मार्च में बढ़ाया, और फिलहाल ये लगातार एक अपनी सस्टेन करती नज़र आती है, बढ़ाती नज़र आती है। और डीआई ने थोड़ा सा बिकवाली किया था, और ये एक टाइम फ्रेम का डेटा होता है दोस्तों, उस टाइम फ्रेम में उस दिन तक का जो डेटा था वो निकल के आ गया। आज के टाइम में क्या है वो डेटा यहाँ पे देखने को नजर नहीं आती, इसके पास कौन से पोजीशन निकल के आते। डीआई की तरफ देखें तो डीआई में यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक्स सबसे ज़्यादा होल्डिंग करके बैठा है, नियर अबाउट 10% की होल्डिंग किसका है, आईसीआईसीआई बैंक का। फिर एलआईसी वगैरह थोड़ा थोड़ा कम है, एलआईसी, एचडीएफसी बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब का थोड़ा सा डीआई में पोजीशन कम निकल के आती है। पब्लिक के पास देखा है तो पब्लिक में भी कुछ बड़े हैं, जेपीवीएल ट्रस्ट हैं जो कि उनके शायद खुद की है, नरेश चंद्र तलवर का। तो ये उनकी जो कुछ कुछ पब्लिक में देखने को मिला, जहाँ पे कुछ पोजीशंस देखने को मिला। लेकिन एक्चुअल में अभी रिटेल्स क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअल में रिटेल पे फोकस करें, इस कंपनी को लेकर के रिटेल क्या कहना चाहते हैं। तो रिटेल में देखने को ये मिली, जो इंडिविजुअल के पास नियरली सबसे ज़्यादा पोजीशन देखने को मिला 20 और 16 36, अर्थात 37% के आसपास पोजीशन देखिए। तो कौन होल्ड करता नजर आता है, कंप्लीटली रिटेल्स होल्ड करती नजर आती है, जो कि सबसे ज़्यादा पोजीशन है। चाहे वो डीआई की पोजीशन को आप कंपेयर करके देख लीजिए या एफआई को देख लीजिए, अर्थात सबसे ज़्यादा बुलिश कौन है यहाँ पे मार्केट को लेकर के, कौन है, एक इंडिविजुअल्स हैं जिनकी होल्डिंग्स कितना है 37% की आसपास। तो हमने इसको जानने का प्रयास किया, इसको लेटेस्ट अपडेट की तरफ जानने का प्रयास किया। एक नज़र इसके चार्ट में हमने देखा था कि परफॉर्मेंस लेवल की तरफ, तो हम कोई चार्ट एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, या केवल और केवल हम 5 दिन के चार्ट को लूँ या उसके पहले चार्ट 1 महीने के चार्ट को सपोर्टिंग लेवल पे लेकर देखा जा सकता है, क्योंकि 1 महीने के चार्ट मुझे लगता है कि सबसे बेहतर होता है किसी ट्रेंडिंग को जानने के लिए। 1 महीने के चार्ट में जो सपोर्टिंग लेवल देखने को बनती नजर आती है लगातार, वो क्या नजर आती है, इसी सपोर्टिंग लेवल पे आसपास वही मार्केट गिरी हुई है। और जिस प्राइस को हायर टू हायर कहते हैं, वो नियर अबाउट द सेम आता है यहाँ पे। अब इसी रैंक में आप देखेंगे, इसी रेंज में लगातार घूमती नजर आती है, लगातार पिछलती नजर आती है फिलहाल 1 महीने के चार्ट में। लेकिन ओवरऑल यदि 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1 साल में 209% का जंप हुआ, 5 साल में करीब 855% का जंप निकल के आई है स्टॉक। इसके बाद एक नज़र डालते हैं इसके सेगमेंट वाइज में, यदि डेटा हो सकता है तो हम समझने का प्रयास करेंगे सेगमेंट वाइज आखिर क्या कहना चाहता है। सेगमेंट वाइज कोई डेटा नहीं है, तो ये इसके लिए थोड़ा सा अब आती है कुछ और अपडेट्स की तरफ। तो ये कहती है अपडेट्स के लोग करके, जहाँ पे ये देखने को मिला जो जनवरी डेटा में क्या निकल के आती है, वाई में जो सेल्स था, रिवेन्यू था, वो बढ़ती नजर आई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटती नजर आई, तथा दिनों पर कम कम कर लिया। नेट प्रॉफिट में क्या होता है,
जंप करती नजर, 1700% का जंप करती नजर आती है। नेट मार्जिन जंप करती नजर आती है। मतलब यहाँ पे देखने को ये मिले 24 के हिसाब से, वाई वाई के हिसाब से अच्छी खासी जंप देखने को मिलती नजर आती है। और यही किसके हिसाब से, क्यू एफ क्यू के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे साथ कुछ और इंफॉर्मेशन निकल के आती है। वो कहती है जो 100% के आसपास का, 192% के आसपास जंप देखने को मिलती है इसके हिसाब से। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइस। फिलहाल इसके चार्ट में हम ये देख पा रहे हैं जो अर्थात ये लगातार एक बढ़ती है, और इसके भविष्य में जो बिडर्स होंगे या इस कंपनी को और जो आगे का प्लान होगा उसको लेकर के मार्केट में पोटेंशियल बनती नजर आती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे बुलिस कौन है, एक इन्वेस्टर्स हैं जो कि एक आम तौर पे रिटेल में कामकाज करते नजर आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।